आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है मालती जोशी जी द्वारा लिखित कहानी अतिक्रमण। वसुधा की माँ का पत्र लेकर मैं पता नहीं कितनी देर तक संज्ञा शून्य बैठी रही। घड़ी ने टनटना कर 5 बजने की सूचना दी, तब जाकर मुझे होश आया और मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। नाश्ते की आज कोई पूर्व तैयारी नहीं थी। पता नहीं अब इनके लौटने तक कुछ ढंग का बन भी पाएगा या नहीं। नीचे आकर देखा, रवि बाबू टेबल पर आकर जम गए और बिटिया रानी रसोई में घुसी हुई हैं। भाई बहन का ऐसा प्यार देखकर मैं तो निहाल हो गई। निशि से कहा, मुझे आवाज़ क्यों नहीं देती बेटी? आवाज़ देकर क्या अपनी मुसीबत बुलानी थी? निशि ने तमक कर कहा। फिर फुसफुसाकर बोली, पता है भैया पिछले दरवाजे से दाखिल हुए हैं। मुझसे बोले फ्रिज में आटा रखा होगा, चटपट 2 पराठे उतार दे, प्रैक्टिस पर जाना है, लौटने में देर हो सकती है। सारा काम चुपचाप होना चाहिए। परम पूजनीय जी को पता भी न चलना चाहिए, नहीं तो उल्टे सीधे सवाल करके मेरा भुरकस निकाल देंगी। परम पूजनीय मतलब मेरी बुआ जी। बच्चे और समय चाहे कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ते रहें, पर बुआ जी से मोर्चा लेते समय दोनों एक हो जाते हैं। सच मम्मी, निशि रुआंसे स्वर में पूछ रही थी, ये बुआ जी यहाँ कितने दिन रहेंगी? कितने दिन? यही तो वह प्रश्न है जो रोज मैं अपने आप से पूछती हूँ। वसुधा की माँ का पत्र पढ़ने के बाद तो यह प्रश्न जैसे फन फैलाकर मेरे सामने खड़ा हो गया था। माँ बेटी की बातचीत की भनक शायद बाहर बरामदे में बैठी बुआ जी के कानों में पड़ गई थी। गोमुखी में माला झुलाती हुई वे रसोई में आ पहुंची। अरे, इतनी सी लड़की को जोत दिया रसोई में, हम क्या मर गए थे? करने दो बुआ, ऐसे ही तो सीखेगी। अरे, सीखने की उम्र पड़ी है लली, अभी तो इसके खेलने खाने के दिन है। और ये कैसा सीख रही है देख तो। ए छोकरी, ये पराठा है कि पूड़ी? इतना घी डालता है कोई? जब तक मैं कुछ सोचूं समझूं, निशि ने तवे से पराठा उठाया और सीधे खिड़की से बाहर फेंक दिया। मेरी तो जान ही निकल गई कि क्या कर रही है लड़की। जानती है घी का क्या भाव चल रहा है? निशि ने कोई जवाब नहीं दिया। पैर पटकती रसोई से बाहर निकल गई। उसके हटते ही बुआ जी ने बेलन संभाल लिया, पर जब तक मैं दूसरा पराठा लेकर बाहर आई, रवि जा चुका था। दोनों ही बच्चे आजकल कुछ ज़्यादा ही मूडी हो गए हैं। बुआ भला मुझे इस पर बख्श देती। तुरंत बोली, रोटी पानी तो गंवार लड़कियां भी कर लेती हैं, सिखाना ही है तो इसे पहले तमीज़ सिखा। भला यह भी कोई बात हुई? ज़रा सा कुछ कहा नहीं कि गुब्बारे सा मुंह फुला लिया। गुस्सा तो मुझे भी आया था। बुआ की बात ने आग में घी का काम किया। तुरंत कमरे में आकर निशि का कान पकड़ लिया। अपना पेट काट कर तुम्हें बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, सो क्या इसी के लिए? यही सीख कर आती हो वहाँ से? बड़ों से इस तरह पेश आया जाता है? अच्छी नाक खटवाती हो मेरी सबके सामने। अपमान और पीड़ा से लाल हो आई निशि सख्ती से होंठ खींचे रही, पर जब मैं उसी तरफ बरसती चली गई तो दृढ़ स्वर में बोली, मम्मी आप बेशक मुझे मार लीजिए, पर उनका नजराया पराठा मैं अपने इकलौते भाई को नहीं खिला सकती। क्या? हत बुद्धि सी मैं उसे देखती रह गई। हाथ तो मेरा सचमुच थप्पड़ मारने के लिए उठा था, पर पता नहीं क्यों हवा में रुक गया। मेरी टुइयाँ सी लड़की कैसी बात कह गई थी? ये अक्ल इसे कौन दे गया, कब दे गया था? मैं इस विषय को ज़्यादा तूल नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए मैंने मिश्री घुले स्वर में कहा, अपनी मम्मी को दिन रात क्यों तंग करते रहते हो तुम लोग? क्या तुम्हें ज़रा भी दया नहीं आती? वे बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, 2 बातें कह भी तो क्या हुआ? मुझसे तो पता नहीं कितना क्या क्या कह जाती हैं। चुपचाप सुन लेने से हम कोई छोटे थोड़े ही हो जाएंगे। आप सुन सकती हैं मम्मी, क्योंकि आपको आदत है। आप यही सब कहते सुनते बड़ी हुई हैं, पर हमसे सहन नहीं होगा। हम किसी से उलझने नहीं जाते। हमारे बीच में भी कोई न बोला करे। और आप ये कैसे कह सकती हैं कि हमें बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है? घर में और भी तो बड़े बुजुर्ग थे, क्या उनसे कभी हमारी झड़प हुई थी? निशा का इशारा स्पष्ट रूप से मेरी सास की ओर था। उन्हें गुजरे 4 साल हो गए हैं, पर बच्चे अब भी उन्हें याद करके आंख में आंसू भर लेते हैं। और मैं भी तो उन्हें कहाँ भूल पाई हूँ। उनकी मृत्यु में मैंने अपनी माँ को दूसरी बार खोया था। इस शून्य को तो शायद मैं कभी नहीं भर पाऊंगी।
माँ के रहते ही बुआ ने घर की बच्चों की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। इसीलिए उनकी मृत्यु के बाद सतही तौर पर घर में कुछ नहीं बदला था, पर मन एक ममता भरे स्पर्श के लिए तरस कर रह गया था। वह ममता, वह लाड़ दुलाड़ मुझे अपनी सास से मिला। मुझ भावहीना के लिए उन्होंने अपने स्नेह का बहुत बड़ा अंश जैसे सुरक्षित रख दिया था। उनके अपने बच्चे भी उसे झपट नहीं पाते थे। सच अद्भुत महिला थी वे। एक मामूली से अध्यापक की 4 बच्चों वाली गृहस्थी उन्होंने किस करीने से चलाई थी और स्वभाव पर खरोच तक नहीं आने दी थी। बुआ जी के राज में तो मैंने चीखना, चिल्लाना और कोसना ही सुना था। मेरे यहाँ खाने का नाम ठूसना, कंघी का सिंगार पटार और कपड़े पहनने का नाम मटकना ही था। मेरा नाम तो कभी बुआ ने ढंग से लिया ही नहीं, हमेशा महारानी कहती। उस संबोधन में कितनी खींच, कितना उपहास होता था, ये मैं खूब जानती थी। मेरी माँ अपनी कच्ची गृहस्थी का भार उनके सिर थोप गई थी। इस बात को वे दिन में पता नहीं कितनी तरह से कहती। किशोर फिर भी लाडला था क्योंकि लड़का था, पर मैं तो जैसे उनकी आँख की किरकिरी थी। बचपन में झेली हुई यह कड़वाहट अनायास मेरे स्वभाव में उतर गई थी। कभी कभी झल्लाकर मैं अपने बच्चों को कोसने लगती तो मेरी सास ममता भरे हाथों से मुझे सहलाकर कहती, बेटे ये बच्चे आसमान से तो नहीं टपके, तुमने 9 महीने इन्हें अपनी कोख में सहेजा है, अपार कष्ट सहकर उन्हें जन्म दिया है, फिर इन्हें कोस कर अपने आप को गाली क्यों देती हो। उन्होंने हमेशा मुझे श्यामा बिटिया कहकर ही बुलाया। अपना नाम इतना मीठा पहले कभी नहीं लगा था। यह सीधा साधा नाम ससुराल में आकर पता नहीं कितनी छटाएं धारण कर गया। श्यामा, श्यामल, श्यामली, शामू, हर नाम का अपना रंग, अपना अंदाज। श्यामली, कंधे पर इनका स्नेह भरा स्पर्श पाकर मैं चौंक पड़ी। पता नहीं ये दफ्तर से कब लौट आए थे। क्या बात है, इन्होंने पूछा, चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है। मैंने चुपचाप वसुधा की माँ का पत्र उनके सामने कर दिया। पत्र पढ़ते पढ़ते उनके चेहरे पर उल्लास की रेखाएं स्पष्ट होती चली गईं। पढ़ने के बाद उसे तहाकर वापस लिफाफे में रखते हुए बोले, इसमें इतना उदास होने जैसा क्या है। नहीं नहीं, उदास क्यों होंगी मैं, मुझे तो बल्कि खुश होना चाहिए कि मेरे इकलौते भाई की विधवा पत्नी दूसरा ब्याह रचा रही है। यह भी बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मेरा दुधमुहा भतीजा, मेरे पितृकुल का एकमात्र वंशधर अपनी मौसी की गोद जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात नहीं है, मैं मानता हूँ। ये खिसियाकर बोले, पर वसुधा के सामने और कोई उपाय भी तो नहीं है। दुख अपनी जगह है, पर सच्चाई को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। वसुधा के सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, और फिर तुम ही तो बार बार कहती थी कि वसुधा को जल्दी कोई फैसला कर लेना चाहिए। अब उदास क्यों हो। अब खिसियाने की बारी मेरी थी। फिर भी अपनी झेप मिटाते हुए मैंने कहा, पर बुआ, उनके बारे में सोचा है। बुआ जी की फिक्र मत करो, मैं उन्हें देख लूँगा। अभी तुरंत फुरत उनसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वैसे इस समय उनके बारे में सोचना इतना महत्व नहीं रखता। 3/4 ज़िंदगी वे काट ही चुकी हैं, बाकी भी जैसे तैसे कट ही जाएगी। हमें तो उस अबोध लड़की के बारे में सोचना है। अब इनसे क्या कहती कि बुआ जी की इस बची खुची ज़िंदगी को लेकर ही मैं चिंतित हूँ। अब तक एक क्षीण आशा सी बंधी थी कि दुख का आवेग थोड़ा थम जाने पर वसुधा लौट आएगी, अपना घर बार, अपनी जिम्मेदारी संभाल लेगी। किशोर के दफ्तर में अब भी उसे नियुक्ति मिल सकती है। पर इस पत्र ने तो सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। बुआ को अपने यहाँ लाते समय यह नहीं सोचा था कि यह इतनी बड़ी जिम्मेदारी होगी। तब तो यही सोचा था कि किशोर की अकाल मृत्यु का दुख हम दोनों मिल बैठकर बांट लेंगी। वैसे भी उस सूने घर में उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। बहू को तो तेरही के फौरन बाद ही उसके भाई आकर ले गए। बुआ कहाँ जाती। पति का घर तो पता नहीं कब का छोड़ चुकी थी। एक बार जो आ गई तो दोबारा वहाँ का रुख नहीं किया। जाती भी तो वहाँ उन्हें झेलता कौन। पति विहीन नारी की धौंस डपट ससुराल में कौन सहता है। उनकी ठसक तो बस बाबूजी के यहाँ ही चलती थी। चाची और ताई जी तो दूर से ही हाथ जोड़ लेती थी। माँ बेचारी सहानुभूति में अपने घर ले आई तो यह भावुकता उन्हें ही भारी पड़ गई। बुआ के उग्र तेज के आगे वे निरंतर श्रीविहीन होती चली गईं और कुछ दिनों में उनके अपने ही घर में उनका अस्तित्व गौण होकर रह गया।
बाबूजी की दूसरी पत्नी थी माँ। उम्र में ननद से 19 ही पड़ती थी, इसलिए उनके सामने हमेशा सहमी सहमी सी रहती। मात्र 12 साल की थी मैं जब माँ नहीं रही, पर मुझे अब भी याद है कि कैसे छोटी छोटी बातों के लिए वे बुआ का मुंह जोहती थी। भिखारी को एक मुट्ठी आटा वे अपने मन से नहीं दे सकती थी। रोज का खाना बुआ से पूछकर बनता था। कपड़े लत्ते मर्जी से ही खरीदे जाते थे। सब नौकर चाकर बुआ के मुंह लगे थे। उन्हें डांटने डपटने की माँ ने कभी जुर्रत नहीं की। माँ मरी तो बस इतना हुआ जैसे घर के किसी कोने में एक दिया टिमटिमा रहा था, वो बुझ गया, बस। उनकी मृत्यु के बाद तो घर में बुआ का एक छत्र साम्राज्य हो गया। अपने दोनों बच्चों को सौंप कर बाबूजी तो एकदम निश्चिंत हो गए। दो दो पत्नियों की मृत्यु ने उन्हें बेतरह तोड़ दिया था। मेरी शादी तक वे किसी तरह जी गए, यही बहुत था। साल भर रवि को भी अपनी गोद में खिला लिया और शांति से आंखें मूंद ली। तो बुआ के लिए संसार में एकमात्र यही घर था, उनके भाई का, मेरे पिता का घर। वहाँ वे आश्रय के लिए आई थीं और शासक बन बैठी थीं। किशोर की असमय मृत्यु से उनका सिंहासन फिर एक बार हिल उठा था। प्यार से या रोष से ही सही, उन्होंने मुझे पाला था, ब्याहा था। मेरे पति के ससुराल वालों के नाज नखरे उठाए थे। उनका कुछ तो कर्ज मुझ पर भी था। उन्हें साथ न लाती तो क्या करती। चाचा ताऊ कोई भी तो उस तूफान को अपने घर में रोकने के लिए तैयार नहीं था। अपने इस निर्णय पर अब मुझे पछतावा हो रहा है, पर सारी बातें पति से कही भी तो नहीं जाती। हम लोगों को सचमुच बड़ा डर लग रहा था कि पता नहीं बुआ इस खबर को कैसे झेल पाएंगी। मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। इन्होंने खूब लंबी चौड़ी भूमिका बनाकर यह समाचार उन्हें सुनाया। मुझे लग रहा था वे एकदम हक्का बक्का रह जाएंगी, गालियां दे देकर कलयुग को कोसेंगी या फिर किशोर की याद में बुक्का फाड़ कर रो पड़ेंगी। पर बुआ बड़ी दिलेर निकली। उन्होंने शांति से इनका प्रवचन सुन लिया, फिर बड़े इत्मीनान से छालियां कतरते हुए बोली, ठीक तो है, जवान जहान लड़की मरे हुए कब तक रोती, यह तो होना ही था। फिर पूर्ववत टीवी पर नजरें गड़ाकर बोली, ये तो मरा रोशन लाला दिखे है, अब कौन सा गुल खिला रहा है। मैं हतबुद्ध होकर एस कुमार्स के उस विज्ञापन को देखती रह गई। क्या बुआ इस समय सचमुच मजहर खान के बारे में ही सोच रही हैं? इतनी बड़ी बात सुन लेने के बाद भी क्या उनके मन पर जरा सी भी खरोश नहीं आई? ये बड़े खुश थे। इत्मीनान की सांस लेकर बोले, चलो तुम्हारी यह प्रॉब्लम ही हल हो गई। बहुत डर रही थी ना तुम। अब उन्हें कैसे बताती कि यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। इसका मतलब यह था कि वे अब इस घर में पूरी तरह रच बस गई हैं। वापस जाने का उनका कोई इरादा नहीं है। अब तक बच्चों को और अपने आप को समझा रही थी कि बस थोड़े ही दिन की तो बात है, जैसे तैसे झेल ही लेंगे। बुआ की पीढ़ी के लोग लड़कियों के यहाँ ज़्यादा दिन डेरा नहीं डालते। यह भ्रम तो आज टूट गया। दूसरा भ्रम भी जल्दी ही टूट गया। मैंने तो सोच लिया था कि वसुधा की शादी की सूचना को बुआ ने एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया है, पर मेरा यह सोचना एकदम गलत था। उन्होंने पूरे 2 दिन तक मन ही मन इस बात का मंथन किया था। तीसरे दिन दोपहर को मेरे कमरे में आई। फुर्सत का समय पाकर मैं कपड़ों पर प्रेस कर रही थी। उन्होंने प्रेस का स्विच ऑफ करते हुए पलंग पर आसन जमाया और मुझे आदेश दिया, जरा इधर मेरे पास आकर बैठ। तो मना करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। चुपचाप जाकर बैठ गई। उन्होंने अपनी वास्कट की जेब से एक मखमली बटुआ निकाला। उसे खोलकर एक रेशमी रुमाल में बंधी छोटी सी पोटली निकाली। फिर वह रुमाल खोलकर बिस्तर पर फैला दिया। मेरी तो आंखें चौंधी आ गई। मेरे सामने खूबसूरत चंदन हार और 2 जड़ाऊ कंगन अपनी जगमग ज्योति बिखेर रहे थे। ये क्या है? मन में उमगती खुशी को किसी तरह रोककर मैंने पूछा। तेरी माँ के गहने हैं। मैं तो सचमुच निहाल हो गई। बुआ सचमुच ग्रेट हैं। उन दुख कातर क्षणों में भी वे अपनी अमानत के प्रति सतर्क रहीं और संभाल कर साथ ले आईं। सूम के धन की तरह उसे सहेज कर रखा और उचित अवसर की प्रतीक्षा करती रहीं। वसुधा की शादी की सूचना उनकी सारी दुविधा समाप्त कर गई और अब वे माँ के गहने बेटी को सौंपने आई हैं। बिट्टू, तुझे मेरा एक काम करना होगा। कहो। अब तो मैं उनके लिए आकाश के तारे भी तोड़कर ला सकती थी,
तुझे वसुधा की शादी में जाना होगा। क्या? अटपटा लगा है ना? फिर भी दिल पर पत्थर रखकर तुझे यह काम करना ही होगा। ऐरे गहरे के हाथ से तो मैं जोखम भेज नहीं सकती। जोखम? जोखम मतलब ये गहने ये वसुधा को पहुंचाने हैं। क्यों? यह उसका स्त्री धन है। शादी में बड़े चाव से उसे चढ़ाए थे, अब यह उसका स्त्री धन है। पर वह तो अब दूसरी शादी कर रही है, तो करने दे। हम कन्यादान में ये चीज़ें दे देंगे। आखिर ये उसकी अमानत है, मैं कब तक सहेजूंगी। मैं चुप। रोष, अपमान, निराशा सब आकर मेरी वाणी को कील कर गए थे। बुआ ने लेकिन मेरी ज़रा भी तवज्जो नहीं की। वे अपनी ही उधेड़-बुन में व्यस्त थी। एक काम और, कुंवर जी से कहकर ज़रा किसी अच्छे वकील को बुलवा देना। वकील का क्या होगा? राहुल के नाम मकान की रजिस्ट्री करवाऊंगी। पर बुआ, राहुल तो मौसी के गोद जा रहा है। तो जाने दे, कहलाएगा तो आत्माराम पाठक का ही वंशधर। बड़ों ने मिल बैठकर कुछ सोच डाला तो उसकी सज़ा वह बच्चा क्यों भुगते? उसका हक तो उसे मिलना ही चाहिए। वसुधा के जीजा जी कोई लाट कलेक्टर थोड़े ही हैं। जिंदगी भर की कमाई लगा दें तब भी ऐसा मकान नहीं खड़ा कर सकते। और हम जो तुम्हें दिन रात भुगत रहे हैं, हमें क्या दे रही हो? मैंने मन ही मन दांत पीस लिए। प्रकट रूप से इतना ही कहा, बेटे बहू का तो खूब ख्याल रहता है तुम्हें, मुझे क्या दे रही हो? जानती हो आजकल लड़कियों का बराबर का हिस्सा रहता है। तो तुम्हारा हिस्सा दिया नहीं था? शादी में पूरे 10 तोला सोना और 30,000 रोकड़ दी थी, याद है? लड़की का मन तो अंधा कुआं होता है, कितना भी ढालो कभी भरता ही नहीं। मुझे अपने आप पर ग्लानि हो आई। मैंने कहा, बुआ मैं तो मजाक कर रही थी। तुम्हारे आशीर्वाद से मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस यह कह रही थी कि सब इसी तरह बांट बूट दोगी तो कैसे चलेगा? आखिर तुम्हें अपने लिए भी तो कुछ सोचना चाहिए। अरे मेरा क्या है, कहीं भी पड़ी रहूंगी, 2 जोड़ी कपड़े और 4 रोटियां कोई भी दे देगा। लेकिन बाप दादा की जायदाद को इस तरह से लुटा दोगी तो चाचा ताऊ लड़ेंगे नहीं। जायदाद उनकी नहीं है, मेरे बाप ने अपनी वकालत के जोर से कमाई है। सच, लक्ष्मी थी मेरी माँ। घर में पाँव देते ही धन जैसे बरसने लगा था। तेरे बाप ने घर से फूटी कौड़ी नहीं ली, उल्टे समय समय पर दिया ही है। अरे मुझ पर गाज गिरी थी तो मझले भैया उठाकर ले आए थे मुझे। बड़े और छोटे से तो मुंह छुपाकर अपनी बहुओं के आंचल में दुबक गए थे। अपने बड़ों के लिए ऐसी टिप्पणी सुनना अच्छा नहीं लगा, पर यह एक कड़वा सच था। ससुराल से लौटने के बाद बुआ ने अपने बड़े भाई के घर में पाँव नहीं दिया। ताई जब तब ताने देती, अब उन्हें रोज़ मोहन भोग चाहिए। हम गरीबों के यहाँ उन्हें क्या मिलेगा, इसलिए तो अमीर भाई के यहाँ आयागिरी कर रही हैं। बुआ सुन लेती तो ईंट का जवाब पत्थर से देती। तुम तो भौजी हमें जैसे चौकी पर बिठाकर पूछती ही रहोगी। अरे तुम्हारे बच्चों के पोतड़े धो धोकर तो मेरे हाथ शादी से पहले ही छलनी हो गए थे। अब तो तुम हमसे बर्तन भी मजवाओगी। चूल्हा चौका तो तुमने न तब किया था न अब करती हो। लड़कियां ही बेचारी खटती हैं, कल को बहुएं आ जाएंगी। चाची तो कभी उनके सामने पड़ती ही नहीं थी। अपने कलकत्ता के कबूतर खाने से उब जाती तो बच्चों को लेकर हमारे पास आ जाती। 4 दिन को घर गुलजार हो जाता। बुआ का आतंक सह लेती, तब तक बनी रहती। बुआ यथाशक्ति उनकी सहनशीलता की परीक्षा लेती रहती। फिर किसी दिन सब्र का बांध टूट जाता, चाची रोष से फट पड़ती। फिर जमकर महाभारत होता और चाची बच्चों को लेकर लौट जाती। घर और सूना हो जाता, पर बुआ को यह दुख जरा भी नहीं व्यापता। वे जैसे इस अवसर की प्रतीक्षा में ही रहती। तुरंत पार्वती को साथ देकर घर की सफाई में जुट जाती। विजय दर्प से उनका चेहरा चमकने लगता। मुझे लेकिन वे उस समय किसी खलनायिका से कम नहीं लगती। खलनायिका तो वे मुझे इस समय भी लग रही थीं। बाबूजी का बनवाया हुआ पक्का 2 मंजिला मकान उनकी कर्मठता का, यशो कीर्ति का स्मारक था। बचपन की कितनी खट्टी मीठी स्मृतियां उससे जुड़ी हुई थी। उसे सेंत मेत किसी तीसरे को सौंप देना मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा था। सुनिए, रात मैंने इनसे ठुनकते हुए कहा, मेरे सारे गहने बिक जाएं तो मुझे परवाह नहीं है, पर मकान मेरे लिए खरीद लीजिए। चाचा ताऊ का कोई बेटा इसका वारिस बनता तो मुझे दुख न होता। घर की चीज़ घर में ही रहती, पर बाबूजी की गाड़ी कमाई घर किशोर के ससुराल वाले कब्जा करके बैठ जाएं तो मुझसे सहन नहीं होगा।
तुम इतना ऊपर नीचे क्यों हो रही हो? वे बोले। मकान अब तुम्हारा है, तुम्हारा ही रहेगा। कैसे? देखो, किशोर के बाद ये सारी संपत्ति वसुधा की थी। वह अगर दूसरी शादी कर रही है तो राहुल इसका वारिस है। अब अगर वह भी किसी की गोद जा रहा है तो जायदाद पर केवल तुम्हारा हक बनता है। इसलिए अब चैन से सो जाओ और मुझे भी सोने दो। लेकिन बुआ तो रजिस्ट्री के लिए कह रही हैं। तो कहने तो उनके कहने से क्या होता है? वे अपने मन को बहला रही हैं, बहलाने दो। बुजुर्ग हैं, हमें उनका लिहाज करना ही पड़ेगा। पर कानून थोड़े करेगा। कानून न उन्हें कोई हक देता है, न ही संपत्ति के लेन देन में दखल देता है। यह तो बाद में पता चला कि हम लोग बुआ को कितना अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। अपनी खुशफहमी में हम सब भूल गए कि बुआ एक प्रख्यात वकील की बहन है और कानून की समझ उन्हें हमसे कहीं ज़्यादा है। अगले 2-3 दिनों तक जब वे बार बार वकील का जिक्र करती रहीं तो आज ही जाकर इन्होंने कहा, बुआ जी, आखिर वकील आकर और क्या कर लेगा? किशोर के बाद जायदाद अपने आप राहुल की हो जाती है। अलग से रजिस्ट्री करने की क्या ज़रूरत है? हाँ, अगर राहुल गोद जा रहा है तो अलग से कुछ सोचना पड़ेगा। इन्होंने जानबूझकर उस समय मेरा नाम नहीं लिया तो मुझे अच्छा लगा। तुम समझे नहीं कुंवर जी, बात किशोर की प्रॉपर्टी की नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी की है। इसकी लिखा पढ़ी की तो मैं ही करूँगी ना। आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है? हम दोनों चकित थे। क्या बुआ को अपनी भूली बिसरी ससुराल से ज़मीन का कोई टुकड़ा मिल गया है? अरे नहीं रे, वो तो भैया ही पता नहीं किस झोंक में मकान मेरे नाम कर गए थे। क्या? हम दोनों जैसे आकाश से गिर पड़े। बड़े विद्वान थे मेरे मजले, दीन दुनिया की खूब समझ थी। यूँ सांस भरकर बोली, हमेशा कहते थे सावित्री, मुझे अब और कोई चिंता नहीं रही। लड़की अपने घर पर राज कर रही है, बेटा कल को इंजीनियर बन जाएगा। बस मुझे हरदम तुम्हारा ही सोच रहता है। आजकल अपने जाए भी बात नहीं पूछते, इसलिए मकान तुम्हारे नाम कर दिया है। इसी के चलते शायद किशोर और उसके बाल बच्चे तुम्हारी सेवा कर लेंगे। और फिर एकदम आंखों पर पल्लू ढांप कर वे सुबक पड़ी। भैया बेचारे क्या जानते थे कि उनके पीछे किशोर भी चला जाएगा। न तो मैं उनके दुख में भीग सकी, न उनके सुर में सुर मिलाकर रो सकी। मैं तो सब कुछ सुनने के बाद जैसे पत्थर हो गई थी। बाबूजी ने यह क्या कर डाला, कब कर डाला, मुझे कानों कान खबर भी नहीं हुई। अनाथ बहन की चिंता तो समझ में आती है, पर उसके लिए क्या कोई अपने बेटे का हक छीन लेता है? ये मकान तो लल्ला मेरे भाई की अमानत है। बुआ फिर फार्म में आ गई थीं। इसे यूं ही नहीं जाने दूंगी। मकान की लिखा पढ़ी भी इसी शर्त पर होगी कि वे राहुल का नाम नहीं बदलेंगे। बच्चा चाहे जहाँ रहे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। जब तक मुझसे बनेगा जायदाद की देखभाल करूंगी, मकान किराए पर चढ़ाकर राहुल के नाम जमा करती रहूंगी। बड़ा होगा तो रुपया उसी के काम आएगा। मेरा क्या है, कहीं भी 2 रोटी खाकर पड़ी रहूंगी। फिर बड़े उदार भाव से बोली, बिट्टू, घर गृहस्थी का ढेर सारा सामान पड़ा है, तुम्हें जो चाहिए उठा लेना। किराएदारों के लिए मकान खाली तो करना पड़ेगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने तुनक्कर कहा। भगवान का दिया सब है मेरे पास। मलाई मलाई तो औरों में बांट दी और खुरचन के लिए बिट्टू ही रह गई हैं। जैसा कि मेरा अनुमान था, मेरे अनपेक्षित आगमन पर वसुधा का परिवार विस्मित था, कुछ सशंकित भी। उस घर से मुझे हमेशा आदर मान मिलता रहा। प्रकट रूप से इस बार भी सब कुछ वैसा ही था, पर लोग भीतर से कुछ डरे डरे से खींचे खींचे से लगे। केवल वसुधा ही पूर्ववत स्नेह से मिली। मुझे देखते ही आकर गले से लग गई। हाथ पकड़कर मुझे ऊपर अपने कमरे में लिवा ले गई। मेरी पसंद की चाय खुद बनाकर ले आई। मुझे प्रसन्न होना चाहिए था, पर मेरा मूड उसी तरह उखड़ा रहा। घर से ज़बरदस्ती ठेल दी गई थी मैं। वह गुस्सा वसुधा पर उतारते हुए कहा, तुमने एक्सपेक्ट तो ना किया होगा, बिना बुलाए ही टपक पड़ी मैं। बिना बुलाए क्यों? मम्मी ने पत्र नहीं लिखा था? वह सूचना थी, निमंत्रण नहीं, मैंने रुखाई से कहा। क्षण भर को वह चुप हो गई, फिर धीरे से कहा, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी होगी, वैसे पत्र इसी उद्देश्य से लिखा था। खैर कोई बात नहीं, तुम खुश तो हो ना? मेरे स्वर में चौंक कर उसने मेरी ओर देखा। लगता है दीदी आप खुश नहीं हैं। मेरे लिए बहुत खुशी की बात तो नहीं है। जानती हूँ दीदी, पर आपको याद होगा विवाह का आग्रह सबसे ज़्यादा आपकी ओर से ही था। मम्मी तो खुद हिचक रही थी।
पर मैंने ही जिद करके आपको पत्र लिखवाया था, सोचा आप खुश होंगी। वसुधा, मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम जिंदगी का बाकी सफ़र तपती रेत पर नंगे पैर चलते हुए तय करो। फिर भी डोंट यू थिंक इट इज़ टू अर्ली? इस तरह के निर्णय दीदी बहुत जल्दी ही लेने होते हैं, नहीं तो फिर बहुत देर हो जाती है। इतना अधैर्य क्यों वसुधा? जीवन का वसंत क्या आज ही शेष होने को था? मरने वाले का क्या इतना भी अधिकार नहीं है कि कोई उसकी स्मृति में ऋतुओं का एक चक्र ही समर्पित कर दे? बुआ को देखो, पूरी जिंदगी निकाल दी। तुम्हारे पास तो फिर भी राहुल है। राहुल अब मेरा नहीं है दीदी, सुषमा जिज्जी का है। मेरी यह सारी हड़बड़ी उसी के लिए है। जितनी जल्दी उसकी दुनिया से दूर हो जाऊं, हम दोनों के लिए ही अच्छा रहेगा। जितना समय बीतता जाएगा मोह भी बढ़ेगा। फिर तो ममता हर बार मेरा पाँव रोक लेगी। सुषमा जिज्जी के साथ भी अन्याय ही होगा। बेचारी कब तक मेरा मुंह जोहती रहेंगी? और फिर सबसे बड़ी बात दीदी, ऐसे प्रस्ताव रोज़ रोज़ नहीं आते। मेरे बूढ़े माँ बाप कब तक मेरी चिंता का भार ढोते रहेंगे? वैसे ही उन्हें मैं काफ़ी दुखी कर चुकी हूँ। मैं गुमसुम बैठी सुनती रही और जो कुछ कह रही थी सच था, पर कड़वा सच था, इसलिए आसानी से गले से नहीं उतर रहा था। दीदी, मैंने चौंक कर सिर उठाया। मैंने सोचा था आप मुझे आशीर्वाद देने, बधाई देने इतनी दूर से दौड़ी चली आई हैं। कितनी बेवकूफ़ हूँ ना मैं जैसे एकदम होश में आई। आशीर्वाद के सारे रास्ते तो स्वयं तुमने ही छेंक दिए हैं वसुधा। खैर, मैं जो देने आई हूँ वह भी दे रही हूँ। मैंने पर्स खोलते हुए कहा, दरअसल मुझे बुआ ने भेजा है। तुम्हारी अमानत, तुम्हारा स्त्री धन तुम्हें लौटाने आई हूँ मैं। हमारी ओर से इसे ही शादी का उपहार समझना। उस मखमली थैली को खोलते हुए मैं उसकी प्रतिक्रिया पढ़ती रही, पर उसके चेहरे पर कहीं कोई उल्लास या उत्सुकता नजर नहीं आई। उल्टे वह प्रति क्षण कठोर होता चला गया। ट्यूबलाइट की रोशनी में झलमल करते उन गहनों को देखते उसने दृष्टि फेर ली और कहा, इन्हें वापस ले जाइए दीदी, अब ये मेरे किसी काम के नहीं। लक्ष्मी का ऐसा अनादर नहीं करते वसुधा। मैंने उसकी वितृष्णा पर विस्मित होते हुए कहा, मेरी बातों ने शायद तुम्हें नाराज़ कर दिया है, पर यह मेरी नहीं बुआ जी की सौगात है। इसे तो आशीर्वाद समझकर सिर माथे लगाना चाहिए। आशीर्वाद? वाह, क्या कहने। वह विद्रूप सी हंसी हंस पड़ी। जब पहनने का मन था, मौका था, तब तो कभी छूने भी न दिया। शादी ब्याह में हर कहीं खाली हाथ खाली गले से भेज दिया। अब मुझे जलाने के लिए सौगात भेजी है। तब तो यह डर था कि मैं सिड़बिल्ली सी लड़की ये बेशकीमती चीज़ें कहीं गिरा आऊँगी। अब यह बड़प्पन जताया जा रहा है। नहीं दीदी, ये सब लौटा ले जाइए, नहीं तो मेरे पिछले घाव फिर कसक उठेंगे। मैं अब पिछला कुछ भी याद नहीं करना चाहती। जीवन का वह अध्याय मैं बहुत पीछे छोड़ आई हूँ। मैं उन काले पृष्ठों पर अब फिर से दोहराना नहीं चाहती। आप भी मुझ पर इतनी दया कीजिए। विवाह की पूर्व संध्या पर मेरा मन कसैला न करें, उसे शांत बना रहने दें। मैं चकित थी और व्यथित भी। यह घुन्नी सी लड़की हम लोगों के प्रति इतना आक्रोश, इतनी कड़वाहट पाले हुए है। वसुधा, मैं कुछ कहना चाहती थी, पर उससे पहले ही वह बोल उठी। आप अभी बुआ जी की बात कर रही थी ना दीदी? भाग्य के इस अभिशाप को उन्होंने आजीवन भोगा है, मैं जानती हूँ। पर दीदी, वह ज़माना दूसरा था। हमारे गांव की परंपराएं दूसरी थीं। नहीं तो बुआ जी भी वही करती जो मैं कर रही हूँ, बल्कि इतने दिनों तक प्रतीक्षा भी नहीं करती। वसुधा, मांग का सिंदूर मिट जाने से मन की इच्छाएं नहीं मिट जाती दीदी। विधि के विधान को हर कोई संयम से झेल नहीं पाता। कोई विद्रोह भी करता है, तब उसकी अतृप्त इच्छाएं दूसरों की इच्छाओं का भी गला घोंट देती हैं। मैं शादी कर रही तो सिर्फ इसलिए कि भविष्य में मैं भी बुआ जी की तरह अतृप्त इच्छाओं का विकृत संस्करण न बन जाऊं। ऐसा पूछिए कि क्या नहीं किया। आप नहीं जानती दीदी, विवाह के 2 वर्ष मैंने एक दुस्वप्न की तरह जिए हैं। बुआ थोड़ी तेज ज़रूर है वसुधा, पर मन की मैली नहीं है। फिर किशोर तो सदा उनका लाडला रहा है, तुम पर भी वह जान छिड़कती रही हैं। जूता कहाँ काटता है यह तो पहनने वाला ही जानता है, देखने से पता थोड़ा ही चलता है। यह तो अच्छा हुआ कि आप उनकी बेटी थी, ब्याह कर दूसरे घर चली गईं। अब कम से कम पति को अपने मन का कुछ बनाकर खिला तो सकती हैं।
उन्हें स्वेटर बुनकर पहना सकती हैं, उनके लिए रुमाल और मेजपोश काट सकती हैं, अचार मुरब्बे बना सकती हैं, घर को अपने तरीके से सजा सकती हैं और उन्हें रिझा सकती हैं। मैं तो उन छोटी छोटी बातों के लिए तरस गई थी। सारी विद्याएं सीख लेने के बाद यूं हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना कितनी पीड़ा देता है, आप नहीं समझेंगी। किशोर कुछ नहीं कहता था। मुंह में जबान होती तो न कहते, उसे तो बुआ जी ने कील दिया था, वाणी भी और बुद्धि भी। पूरे श्रवण कुमार थे, बुआ जी की ममता में आकंठ डूबे हुए। उनकी बात उनके लिए वेद वाक्य थी। ये तो यही समझते रहे कि मैं ही निरी फूहड़ हूँ, मेरे ही कारण बुआ जी बेचारी दिन रात रसोई में जुटी रहती हैं। उन्हें अब तक कभी पता नहीं चल पाया कि मुझे रसोई में पाँव ही नहीं देने देती थी बुआ जी। अपने लाडले भतीजे का पाचन तंत्र वे मेरे हाथों में सुरक्षित नहीं समझती थी। अगर वह नहीं समझ पाया था तो तुम ही उसे समझाती। आखिर तुम्हारा पति था वह, अपनी बात उससे कह सकती थी तुम। कब कहती? दफ्तर से आते तो सीधे बुआ जी के पास, वहीं खाना पीना होता। उसके बाद घूमने भी जाते तो बुआ जी के साथ। उन्हें घर पर अकेले छोड़कर तो ये कभी सिनेमा जाने के लिए भी राजी नहीं हुए। रात का खाना खाकर मैं तो सोने चली जाती, ये 12 बजे तक बुआ जी के पास बैठे रहते। दफ्तर के दोस्तों की बातें सुनाकर उनका मनोरंजन करते। वह ऊपर बैठी कुढ़ती रहती। कभी बुआ जी के तलवों में घी की मालिश होती, कभी छाती पर आयोडेक्स मली जाती, कभी चरण चापे जा रहे हैं, कभी सिर दबाया जा रहा है। इन सब से निपट कर ये ऊपर आते तब तक मैं थक कर खींच कर सो चुकी होती। बुआ जी से छुप कर किया हुआ श्रृंगार बासी हो जाता। बुआ जी से छुप कर? क्यों? उन्हें मेरा शाम का सजना संवरना जरा भी अच्छा नहीं लगता था। कहती हैं तो चौक बाजार वालियों का काम है, भले घर की बहुएं दिया बाती के बाद आईना भी नहीं देखती। ये रोज़ ही दिन ढले लौटते, मैं वैसी ही मनहूस सूरत लिए बैठी रहती। तब वे कहती, अरे भोगना तो भाग्य से ही होता है, अब इन्हें क्या कमी है, घंटे घंटे भर में साड़ी बदले तो कोई मना करने वाला नहीं है, पर मन में उत्साह हो तब ना। बेचारा थका हारा आदमी घर आकर इनका थोबड़ा देखे तो उल्टे पैरों लौट जाए। मुझे लगा था कि राहुल के जन्म के बाद वे थोड़ी नरम पड़ जाएंगी, पर उल्टे उन्हें डांटने डपटने का एक और बहाना मिल गया। अगर उसे गोद में उठाए घूमती तो कहती, क्या तुम ही ने अनोखा बेटा जना है जो 24 घंटे छाती से चिपटाए घूमती हो, थोड़ा उसे ज़मीन पर रखो, नहीं तो बढ़ेगा कैसे। अगर किसी दिन राहुल पालने में ज़रा सा चिहुक पड़े तो समझ लीजिए तूफान आ जाता, तुरंत गरज उपड़ती। सब कौन सा पहाड़ खोद रही थी कि बच्चे को उठा भी नहीं सकती। घर में कौड़ी भर काम नहीं, कोई तिनका उठाने के लिए नहीं कहता, पर इनसे एक बच्चा भी नहीं संभलता। भगवान भी कैसे कैसे लोगों की गोद भर देते हैं। बहुत लंबी रामायण है दीदी, कहाँ तक सुनेंगी। बस यह जान लीजिए कि आपके उस घर में न कभी मैंने दिन में चैन की सांस ली, न किसी रात नींद भरकर सोई। मैं जब रात की बात कर रही हूँ तो ये केवल मुहावरे के लिए नहीं है। सचमुच रात को भी उनका अंदेशा बना रहता था। मैंने कई बार उन्हें दरवाज़ों से कान लगाए देखा है। पर्दे से झांकती उनकी आंखों को देख मैं कई बार सहम गई हूँ। सब कुछ सुनकर मैं जैसे सुन्न हो गई थी। बड़ी देर बाद मुंह से बोल फूटा, तुम इतना सब सहती नहीं वसुधा, कभी मुझसे तो कहा होता, शायद मैं ही किशोर को समझा पाती। जब पति ही अपना ना हो सका तो औरों से क्या आशा करती। आप तो फिर ननद थी, यह तो रिश्ता ही डराने वाला है। आपके स्नेह और सदाशयता को तो मैं किशोर की मृत्यु के बाद ही जान सकी हूँ। क्या तुम्हें मालूम है वसुधा कि बाबूजी का मकान बुआ के नाम पर कर गए हैं? भला इतनी बड़ी बात जानूंगी, इसी बात की तो ठसक थी उन्हें। ये भी इसीलिए उनके आगे पीछे घूमते रहते थे। कहते थे बुआ तो लाख की आसामी है, उनसे बनाकर रखो, घाटे में नहीं रहोगी। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अब वह मकान बुआ राहुल के नाम करना चाहती हैं, पर शर्त यह है कि मैं आपके पांव पड़ती हूँ दीदी। और वसुधा ने सचमुच मेरे घुटनों पर अपने दोनों हाथ रख दिए। इस बात की भनक भी मेरे घर में मत दीजिएगा। पर क्यों? अगर उसका हक उसे मिल रहा है तो लेने दो ना। यहाँ राहुल के हक की चिंता किसी को नहीं है। बुआ जी की तो साजिश ही यही है कि हम लोग आजीवन उस मायावी बंधन में जकड़े रहें। उन्होंने जिंदगी भर शासन किया है, खाली घर में वे नहीं रह सकती, उन्हें एक गुलाम हरदम चाहिए। इसीलिए आपसे विनती करती हूँ दीदी कि घर में इस प्रस्ताव की चर्चा भी मत कीजिएगा।
मेरे जीजा जी जायदाद की मुंह में खींचे चले जाएंगे और मेरी भोली भाली बहन जीते जी उस नर्क में फंस जाएगी। ये गहने और ये प्रस्ताव अब दोनों लौटा ले जाइए, हमें अपनी ज़िंदगी जीने का मौका दीजिए। लौटते समय मन बहुत भारी था। वसुधा की बातें मन में बार बार चक्कर काट रही थीं। सच, उस नाजुक सी भोली सी लड़की ने बहुत सहा है। क्या मेरी माँ को भी यह सब सहना पड़ा था? तब तो बुआ एकदम कच्ची उम्र की रही होंगी। उनकी अतृप्त इच्छाओं की आँच क्या माँ का भी तन मन झुलसा गई होगी? क्या इसीलिए माँ घुलते घुलते एक बिंदु भर रह गई थी और फिर एक बूंद भी भाप बनकर उड़ गई? वसुधा का पिछला जीवन तो मैं लौटा नहीं सकती थी, पर मैंने उसे भरपूर आशीर्वाद दिया कि उसका नया जीवन सुख और सुहाग से परिपूर्ण हो। तन का मन का कोई दुख उसे न व्यापे। सफ़र की थकान से निढाल होकर जब रिक्शे से उतरी तो शाम का झुटपुटा हो चला था। निशी बरामदे में गुमसुम सी खड़ी थी। मुझे देखते ही दौड़ी आई, लपक कर हाथ से सूटकेस ले लिया। बड़े वाले सोफे में धंसते हुए मैंने कहा, बेटे एक गिलास पानी तो देना, प्यास से गला जैसे चटक रहा है। निशी पानी लेकर लौटी तो उसके साथ ही लहसुन का तेज भभका मेरे नथनों से टकराया। यह लहसुन कहाँ महक रहा है? किचन में, उसने सपाट स्वर में कहा। बुआ पापा के लिए कटहल बना रही हैं। क्या? यानी कि दो दो वर्जित चीज़ें घर में एक साथ प्रवेश कर गई हैं, जैसे मैं 2-4 दिन के लिए नहीं जिंदगी भर के लिए कहीं निकल गई हूँ। इन पर तो इतना ताव आया कि बस। पर अब बिटिया से क्या कहती? थके से स्वर में इतना ही कहा, रामू से कह दे मेरी अटैची उठाकर कमरे में रख दे, मैं हाथ मुँह धो लूँ, तब तक तू एक कप चाय बना दे। रामू चला गया है मम्मी। चला गया? कहाँ? अपने घर और कहाँ? क्या? बाथरूम की ओर जाते मेरे पैर रास्ते में ही जम गए। मेरा इतना पुराना, इतना विश्वसनीय, इतना अच्छा नौकर चला गया? घर क्यों चला गया? कोई बीमार था? या तो आप बुआ जी से ही पूछिए, उन्होंने ही उसे निकाला है। लेकिन क्यों? कहा तो उन्हीं से पूछ लीजिए। बस हम आपको इतना बता देते हैं कि कल से हम कोई काम नहीं करेंगे। झाड़ू पोछा कर करके मेरे हाथ छिल गए हैं। किससे बतिया रही है लल्ली? कौन आया है? बुआ जी से आगे आगे उनकी खनकदार आवाज़ ड्राइंग रूम में पहुंची। उसे सुनते ही निशी अपने कमरे में अलोप हो गई। अरे बिट्टू, तू आई है? कब आई? फिर बाहर ही क्यों बैठी रह गई? चल अंदर आना, मैं चाय बनाती हूँ। चाय बाहर ही भिजवा दो बुआ, मुझे रसोई में नहीं आया जाएगा। तुम्हें तो मालूम है मैं लहसुन की गंध बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो यहीं बैठ, मैं निशी के हाथ भिजवाती हूँ। वे भीतर जाने की हुई और फिर पलटकर दरवाजे की चौखट में खड़ी हो गई। लेकिन बिट्टो, ये तेरी कैसी जिद है? ये तो कोई बात ना हुई। कैसी बात? यही, तुम्हें जो चीज़ पसंद ना हो घर में आएगी ही नहीं। अब तक तो नहीं ही आती थी। यही तो मैं कह रही हूँ, क्या कुंवर जी का कभी मन न करता होगा? बेचारे कोई मांस मछली तो मांगते नहीं। तुम्हारा बस चले तो वो भी बनाकर खिला दोगी। मैंने कहा, ज़रूर खिला दूंगी। अगर कोई खाना चाहे तो मैं वो भी सीख लूँगी। आखिर दुनिया में लोग बनाने खाने आते हैं कि नहीं? घर का मालिक ज़रा ज़रा सी चीज़ों के लिए तरसे या मुझसे सहन नहीं होगा। और वे धम धम करती रसोई में लौट गईं। अनायास वसुधा की याद मुझे आ गई। चलते समय उसने कहा था, दीदी सावधान रहना, ऐसा न हो कि अपने ही घर में मेहमान बनकर रह जाओ। तो क्या सचमुच बुआ मेरी गृहस्थी में पैर जमाने का प्रयास कर रही हैं? उनका अभियान शायद रसोई घर से ही प्रारंभ होगा। बुआ को यह अधिकार किसने दे दिया? नियति ने उनका अपना घर छीन लिया तो क्या वे दूसरों के घर छीन लेंगी? अपना अस्तित्व बनाए रखने का यह कैसा क्रूर उपाय है। सुन्न होकर मैंने अपने हाथों से अपना सिर थाम लिया। तो यह थी मालती जोशी जी द्वारा लिखित कहानी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।